वेलकम टू प्रारॉक्स बीएसवी क्लासेज। आप सभी विद्यार्थियों को मैं चंदन कुमार प्रारॉक्स बीएसवी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आप लोगों के लिए सारा सिलेबस का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का लेकर आए हैं हम आज। आप लोगों को जितना प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लिया है, उसमें फर्स्ट चैप्टर का कौन कौन सा आपका क्वेश्चन आया है, क्या पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज वर्णन करने वाले हैं। तो चलते हैं। हमने क्या किया था, सिलसिलेवार तरीका से एक सिस्टमेटिक वे से आप लोगों को यहाँ पर हम बता दिए थे, पढ़ा चुके हैं। उसमें वीडियो के माध्यम से हमने सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया है, कैसे क्या होगा, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कितना ईजी वे में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला चीज़ में ये हम बता रहे हैं, हम लोग का फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला जो चैप्टर हम लोग का वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अर्थात यहाँ से मैं बताएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश का जो परावर्तन है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है। वहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है एग्जाम में 2011 से और 20 तक में, उसके बारे में हम आज वर्णन करने वाले हैं। तो चलते हैं, इसमें पॉइंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव। जितना भी अभी क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर दी गई है। क्या किया जाता है, वहाँ से जो पॉइंट हम लोग को आती है नोट्स से, जो भी हम लोग डीपली पढ़ते हैं, वहाँ से उसको क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको निकाल कर क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है। तो यहाँ भी वही किया है, बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है, कैसा बन रहा है, सीधा बना रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा दर्पण होता है वो, ये पूछा गया था। कब? हाल ही के पिछले वर्ष जो है एग्जाम में 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि अगर कोई दर्पण है, उसको अगर किसी दूरी पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो हमने बताया था कि अवतल जो दर्पण होता है वह क्या करता है, दोनों सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये हम लोग का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। या तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अवतल हो जाएगा उत्तल, जैसे अगर सीधा सिर्फ प्रतिबिंब बनाएगा तो अवतल दर्पण ये जो होता है हम लोग का उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा और सीधा दोनों, अर्थात काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर काल्पनिक बनाएगा तो उल्टा होगा, वास्तविक अगर बनाता है, अगर वास्तविक बनाता है तो उल्टा होता है, अगर सीधा होगा प्रतिबिंब, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, काल्पनिक। जो बताए थे किसके किसके बीच होता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे हम ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब में ये बनाता है समतल दर्पण जो आभासी और सीधा होता है, और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, ये उत्तल दर्पण भी क्या बनाता है, आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक मतलब उल्टा भी बनता है और काल्पनिक सीधा भी बनता है। तो यहाँ से जवाब पूछ रहा है कि सीधा प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो हमने बताया ए और सी, अर्थात या तो समतल में बनेगा नहीं तो उत्तल में। अर्थात हमारा जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए यहाँ पे हम डीपली बताएंगे, जो चीज़ पढ़ाए हैं उस चीज़ के बारे में एनालाइज करना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एलिमिनेट करना सीखिए। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एलिमिनेट करना सीखिए, कैसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन को छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि अग्रदीप अर्थात आगे का कोई गाड़ी है, बोल रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अर्थात हमने बताया था कि हेडलाइट जो होता है गाड़ी का सामने वाला, वही यहाँ पे पूछा है कि कार के अग्रदीप में, अर्थात उसका जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दो क्वेश्चन जो है 2020 में और 2017 में दोनों में पूछा गया था। इसको हमने बताया था कि ये जो होता है हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है जब उससे प्रकाश निकलती है तो अवतल दर्पण उस प्रकाश को लेकर फिर क्या करता है, दूर तक प्रकाशित करता है उसको, अर्थात ये दूर तक ले जाता है यहाँ प्रकाश को निकाल कर परावर्तन के बाद। तो क्या होता है, जब परावर्तन के बाद दूर तक ले जाएगा तो क्या इसमें हम बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि फोकस पे हम बताए थे कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका जो बनता है, कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब अनंत तक बनती है। अर्थात यहाँ हम अगर कहें तो ये जो लाइट हम लोग का आगे लगा हुआ है दर्पण, और यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो क्या होगा, दूर तक जाएगा, इसलिए उसको हेडलाइट में जो होती है
किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल होगा? नहीं। क्या उत्तल होगा? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है ये हम लोग का कि अगर दर्पण सूत्र हमने पढ़ाया था और उस समय भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। हाल के जो है 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये 2020 का क्वेश्चन है, हाल में पूछा गया। क्या दर्पण का सूत्र क्या होता है? सीधे क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे सूत्र और डाल दिया। आपको बताया है दर्पण में अपना जब चेहरा आप देखिएगा कैसा दिखेगा? अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने का मतलब क्या होगा? प्लस। तो यहाँ तो माइनस नहीं होगा, ये कट जाएगा ऑप्शन, बीच में माइनस का साइन है। ये बोल रहा है कि 1/f है, प्लस में 1/u है। हम बताए थे कि v और u को जोड़ा जाता है, ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर यहाँ पे f है, v है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में एक या दो एग्जाम्पल, दो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मिल जाता है, और मिलने के बाद उसको क्या करता है? लास्ट सी ऑप्शन देगा जिसमें बोलेगा बोथ। तो पहले क्या कीजिए, पूरे ऑप्शन को देखिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में अगर मान लीजिए 1/v प्लस 1/u दिया हुआ है इक्वल 1/f, तो उसी को टिक कर दीजिए, आगे पढ़िए नहीं ऑप्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सी नंबर ऑप्शन में बोथ दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन जाएगा जब दो मिलेगा। तो पहले एलिमिनेट करना सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अक्सर जो होता है स्टूडेंट एग्जाम में तो जाता है, सारा टिक बोलता है कि हाँ हमने बना लिया है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाता है हमने जो बनाया वो क्या सही बनाया। जब यहाँ पे हम टिक किए डायरेक्ट, इसका मतलब नीचे का ऑप्शन छोड़ दिए, और छोड़ दिए इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत। तो पहले क्या कीजिए, पूरे ऑप्शन को देखिए कि क्या क्या कर रहा है, इसके बाद आप डिसाइड कीजिए टिक लगाने का। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश जो आती है सूर्य से, प्रकाश की किरणें चाहे किसी स्रोत से आने वाली किरणें, तो क्या ऐसे जिगजैग पैथ में आती है? नहीं। वह कैसा आता है? तो एक बिंदु से निकला और सीधा आता है। और सीधी रेखा क्या होती है? सीधी रेखा कोई सरल रेखा या सीधा रेखा कहा जाता है। अर्थात यहाँ तिरछा रेखा तो नहीं होगा, सीधा हो सकता है। आगे देखते हैं इसमें ऑप्शन और मिलेगा कि किसी भी दिशा में ऐसा नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? ए नंबर। ऐसे एलिमिनेट करके आप सीखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी पूरा ऑप्शन, और आप जो सही करेंगे, करेक्ट करेंगे क्वेश्चन, वो बिल्कुल सही होगा। खुद से पहले ट्राई करते रहिए, क्योंकि आपने पीछे क्या किया है, इसके बारे में थ्योरी पढ़ा है। तो जब थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से सारा बनेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसका एनालाइज कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या क्या इसमें आने वाली है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसे पूछ रहा है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका कितना नियम है? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? तो आंसर आएगा क्या? 1 होता है? नहीं। 2 ये हो सकता है, 3 नहीं, 4 नहीं। अर्थात यहाँ तो क्लियर हो गया ना, 2 ही पढ़े हैं ना हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक बताए थे कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और यह विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा बताए थे, दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब और ये आपतित किरण दोनों के बीच का कोण जो होता है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है? बराबर। और यही दोनों हमारा नियम है। तो कितना नियम हुआ? 2 नियम। अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? उत्तल दर्पण के सामने। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? हमने अभी जस्ट आगे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कभी भी उत्तल दर्पण जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। कैसा बनाता है? काल्पनिक बनाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक तो होगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया हम लोग का। और यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक का काल्पनिक दिया हुआ है, तो जब वास्तविक नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा? काल्पनिक। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा उत्तल दर्पण अर्थात उठा हुआ तल होना चाहिए, परावर्तक सतह। जब इससे किसी भी वस्तु से क्या होती है, यहाँ से प्रकाश आती है, तो क्या करता है? वो परावर्तित इस तरह से कर देता है, और पता चलता है कि वह फोकस से होकर आ रहा है। कहाँ से होकर आ रहा है? फोकस से। अर्थात जो भी प्रतिबिंब बनाएगा आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वो लगता है कि आ रहा है, इसका मतलब काल्पनिक बनाता है हमेशा। कैसा बनाता है? काल्पनिक। हम बताए थे उसमें प्रतिबिंब बनाकर कि एक हमारे हेड से निकलकर दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है, और दूसरा कहाँ से होके जाता है? तो दूसरा हमारा सेंटर से होके जाता है। किससे होके जाता है? सेंटर से। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, अर्थात दर्पण के पीछे बना रहा है, तो दर्पण के पीछे बनने वाला क्या वास्तविक होता है? नहीं, हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। यहाँ भी हम डीपली समझा रहे हैं आप लोगों को, ताकि क्वेश्चन का भी पूरा का पूरा ज्ञान आपको थ्योरी से भी मिले और यहाँ क्वेश्चन से भी मिले। ये कब का पूछा गया है? तो ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि आवर्धन जो होता है उसका मात्रक क्या है, आवर्धन का मात्रक क्या है। तो मैंने बताया था कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं और ये बतलाता है वस्तु की प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की जो अनुपात होती है वो हमारा आवर्धन कहलाता है। तो क्या इसका ऐसा यूनिट होगा? इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जब ऊंचाई है तो ऊंचाई को हम मीटर में मापेंगे और नीचे ये भी ऊंचाई है, इसको भी क्या करेंगे? मीटर में मापेंगे और मीटर कट के कितना आता है? 1 आता है। तो क्या इसका ऐसा यूनिट बना? नहीं। जब इसका ऐसा यूनिट नहीं बना तो ये क्या मीटर दे रहा है? होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। समझ में आएगा होगा कैसे हम यहाँ पे बताएं कि इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये बोल रहे हैं हम लोग को कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों को पीछे देखने में किया जाता है? कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों को पीछे देखने के लिए किया जाता है? अर्थात यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? साइड मिरर, जैसे हम अगर बाइक चला रहे हैं, बाइक अगर चला रहे हैं इधर से, तो क्या होता है? पीछे से गाड़ी आती है और जब पीछे से गाड़ी आती है उस गाड़ी को देखने के लिए हम क्या करते हैं? ये बगल में साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मोटर गाड़ी या मोटर कार वाले के जो होते हैं बगल में, बगल कहने का मतलब ये इधर कौन सी यहाँ पे दर्पण होता है? तो वहां पे हम लोग का दर्पण कौन सा होता है? क्या समतल होगा? नहीं। क्या उत्तल होगा? हाँ हो सकता है। अवतल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही छट गया। मतलब क्या ऑप्शन आएगा? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक जब प्रतिबिंब बनेगा इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। जब भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पीछे से कोई गाड़ी आएगी, अगर यहाँ पे हम वस्तु को रखे हुए हैं, ये अब उत्तल दर्पण है, इससे यहाँ से आएगी, ये टकरा कर क्या होती है? वापस लौट जाती है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ फोकस होकर आ रही है। और दूसरा को हम लोग किससे गुजारते हैं? तो सेंटर से गुजारते हैं। तो सेंटर हमारा फोकस अवतल हो या उत्तल, यहाँ पे हम बताएं कि जो उत्तल है इसका ऐसे बनाएंगे फिगर, इसका मतलब सेंटर इधर होगा ना, तो सेंटर राइट तरफ होता है। तो यहाँ ये जो किरणें यहाँ से अगर ले जा रहे हैं ऐसे सीधे, तो लग रहा है ये किससे होकर जा रहा है? सेंटर से। तो देखिए कट कहाँ पे रहा है? तो आपको लग रहा होगा कि कट यहाँ पे रहा है, फोकस और पोल के बीच में कट रहा है इस बिंदु पे, और इतना बड़ा वस्तु का जो है प्रतिबिंब इतना छोटा करके दिखा रहा है। अर्थात जो इसका गाड़ी है, जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वह क्या होगा? उस गाड़ी को भी उस आईने में हम बड़ा से बड़ा गाड़ी को भी क्या कर सकते हैं? उस आईने में देख सकते हैं। और इसका बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो होता है क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत करने का मतलब बहुत बड़ा, अर्थात पीछे का जितना भी ये गाड़ी रहेगा अगल बगल का और पीछे का, वो क्या होगा? इसमें अच्छी तरह से दिखाई देगी। इसलिए साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते होंगे। आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छी तरह से मैं आशा करता हूं। चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक मतलब प्लस, और प्लस जब यहाँ पे बात आई तो आपको क्या होगा? चिन्ह परिपाटी याद होगा कि जो राइट तरफ होता है, वो जो राइट तरफ होता है वो धनात्मक होता है। तो राइट तरफ किसका फोकस बनता है? क्या ये बताइए। इधर से हम अगर चलेंगे, ये पॉइंट हम लोग का, अगर इधर से चलेंगे ऊपर का भाग है ये अवतल दर्पण हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अंदर तल का जो है धंसा हुआ तल वो परावर्तक सतह हो गया। तो क्या इधर हम ऐसे बनाएंगे गोल वृत्त, तो क्या सेंटर इधर होगा या उधर? तो याद आए यहाँ पे बताया कि सेंटर इधर होता है, फोकस इधर होता है। तो ये क्या है? मूल बिंदु से लेफ्ट तरफ है ना, तो लेफ्ट तरफ क्या होता है? माइनस, मतलब अवतल तो हमारा क्या हो गया? ऐसे ही खत्म हो गया। अब बताते हैं कि उत्तल की बात किया जाए, मतलब तल जो है धंसा हुआ होता है, तो ये परावर्तक सतह हमारा हो गया, ये ऊपर वाला भाग। जब ऊपर वाला परावर्तक सतह होगा, इसको ऐसे बनाएंगे गोल, ये दर्पण मतलब गोल, तो ये क्या होगा? इधर राइट तरफ इसका फोकस और सेंटर होगा। तो बताएं कि राइट तरफ जो फोकस होता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण में। कौन? अभी उत्तल बनाए थे ना ये दर्पण, इसका अंदर का भाग पेंट कर दिए, मतलब ऊपर का भाग क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो ये जब उत्तल बनाए तो उत्तल का इधर राइट साइड होता है, मतलब मूल बिंदु से उधर दाहिना तरफ। तो क्या होगा इसका? ये हमारा उत्तल दर्पण आंसर आएगा। क्या समतल दर्पण होता है? नहीं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्यों बताए थे? इसमें हम पीछे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों को ये बताए हैं कि क्यों होता है। कोई भी अगल बगल का भी चित्र है वो भी दिखाएगा, और आसमान में जो सूरज है उसका भी आईना में चित्र बनाएगा। जब आप उसको ऐसे रखिएगा उसका भी एक चित्र बनाएगा। रात के जो है तारा का भी चित्र क्या होगा? आईना में आप देख सकते हैं। तो इसका फोकस अनंत होती है।
इसका फोकस अनंत होती है। अर्थात ये हम बताएंगे कि धनात्मक जो फोकस लिया जाता है किसको लिया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन क्या चले जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का आता है, इसमें कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करके दिखाते हैं। अर्थात जो दांत देखने वाला व्यक्ति होता है, जो डॉक्टर, वो क्या करता है, एक इतना बड़ा ऐसा एक लंबा रखेगा, वो लंबा एक रहता है जो क्या करता है, बड़ा करके ऐसे। अगर मान लीजिए आप देखे होंगे कि कोई डॉक्टर जो होता है वो दांत को देखने वाला सॉरी, वो अपने हेड पे जो है एक लेंस लगाए हुए रहता है, वो तो होता है अवतल, जो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करके एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिससे आपकी जो चीज दिक्कत होती है दांत में, कान में, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि आपको कहाँ पे पीड़ा है। लेकिन वो चीज अगर बड़ा करके दिखाने का भी काम कौन करता है, तो ये हम किस दर्पण में है जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बताएं कि अभी उत्तल दर्पण लिए तो प्रतिबिंब क्या हुआ, छोटा बना, हमेशा ये बनाता है छोटा। और समतल दर्पण की तो बात कीजिए तो उसमें हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो बच गया कौन सा, तो समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण भी नहीं होगा क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच गया हमारा क्या, अवतल दर्पण। अर्थात अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कब, जब उसको पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब। इसीलिए जो दाढ़ी बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो इसका प्रयोग करता है, क्यों, क्योंकि अपना चेहरा बड़ा। तो वही चीज है कि जब अवतल ये ऐसा लंबा एक नलिकार का होता है, वो दांत के अंदर ऐसे करेगा और क्या करेगा, इससे से देखता है, तो अंदर की जो छोटा छोटा दांत होता है वो क्या होता है, बड़ा करके दिखता है। अर्थात डॉक्टर बताता है कि यहाँ ये परेशानी है। तो पूछता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन का एनालाइज करवा रहे हैं ये सब आपका प्रीवियस कोई ना कोई ईयर में पूछा है और उसका डीपली हम यहाँ पे वर्णन किए हैं कि कब वह पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप आगे भी ऐसा देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएगी, कैसे आएगी, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार क्या क्वेश्चन बन सकती है, इस सारे चीज के सवाल आपको मिलेगा यहाँ पे। चलते हम लोग आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। अगर हम यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण जो होता है ये इस तरह का होगा। इसका बोल रहा है कि जो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा होती है, अर्थात जब परावर्तक पृष्ठ करने का मतलब अगर अवतल बनाते हैं तो इस भाग को हम क्या करेंगे, इस भाग को हम ऐसे पेंट कर रहे हैं, इसका परावर्तक सतह ऊपर वाला हो गया तो उत्तल दर्पण। अगर इधर इस भाग को हम पेंट कर दिए, ठीक ना, अगर इस भाग को हम पेंट कर दिए तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अवतल बनाना हो तो किधर होता है उसका, लेफ्ट या राइट। तो अवतल बनाना हो तो याद रखिएगा कि अवतल का हमेशा किधर होता है, राइट की तरफ पेंट होता है और उत्तल का हमेशा लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा अवतल अगर बना रहे हैं तो राइट की तरफ पेंट करेगा, मतलब ऊपर वाला भाग इसका क्या कर दे, हम पेंट कर देते हैं, ये हमारा भाग पेंट हो जाएगा। तो अंदर का परावर्तक सतह ये बना। अर्थात ये जब बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है, वृत्ताकार जो है सीमा रेखा, एक सीमा हम अगर यहाँ पे बना दें, ये सीमा रेखा क्या कहलाता है उसका, तो बताएं कि ये सीमा रेखा जो होता है हम लोग का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो क्या मुख्य अक्ष कहीं पे दिख रहा है, मुख्य फोकस दिया हुआ है, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। हमारा जो वृत्ताकार जो यहाँ पे लाइन है, सीमा रेखा जो है खींच रहे हैं हम दोनों के बीच में, ये हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष अगर आता तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन मुख्य फोकस कहलाते ऑप्शन गलत हो गया। वक्रता त्रिज्या नहीं कह सकते हैं, क्या होगा, यहाँ पे बोला है प्रधान अक्ष, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अर्थात बोले कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है, दर्पण का द्वारक नहीं होगा क्योंकि ये लेंस में पढ़ना होता है। यहाँ पे द्वारक जो होता है लेंस में होता है, ठीक ना, यहाँ अपर्चर बोलते हैं इसको, अपर्चर, APERTURE, अपर्चर होता है द्वारक को। तो ये लेंस की बात बोले लेकिन दर्पण लगा दिए इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो क्या हम बोले कि ये हमारा जो होता है वक्रता त्रिज्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताएं पोल से जो होता है, पोल से और सेंटर के बीच की दूरी होता है यहाँ पे, लेकिन वो बोल रहा है सीमा रेखा। अर्थात आपको मालूम चल गया कि हमने तीन कैसे क्वेश्चन को जो है ऑप्शन को एलिमिनेट किया और ऑप्शन हमारा सही कौन सा निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराइए, आपका एक न्यूमेरिकल है जो पूछा गया 2018 के एग्जाम में। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो उत्तल दर्पण आया तो हमारे दिमाग में फिल्म चलना चाहिए क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होता है, लेफ्ट या राइट। तो ये हमारा राइट हाथ है, अर्थात राइट की तरफ होगा। तो राइट की तरफ होगा मतलब मूल बिंदु से राइट की दूरी क्या होता है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही इसमें माइनस लगा हुआ कट गया, ये ऑप्शन कट गया। क्यों,
क्यों इतना से हम क्वेश्चन नहीं देखे, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं देखे कि 32 दिया हुआ है 34 दिया हुआ, कुछ नहीं। क्या किए, ऐसा जब मन में आया कि उत्तल दर्पण है तो दिमाग में आ क्या दर्पण है उत्तल, इसका मतलब उसका फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या सब राइट की तरफ भेज दो। और जब राइट की तरफ होता है इसका मतलब मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। और यहाँ पे जब निगेटिव दिया हुआ है मतलब 2 एलिमिनेट, तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। हमको दो पर दिमाग लगाना है कि ये होगा या ये होगा। तो हम बताए हैं कि कभी भी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर का आधा अर्थात जब 32 रुपया का आधा करेंगे तो 16 रुपया आएगा। और 16 रुपया क्या प्लस में आएगा कि माइनस में, तो यहाँ ऑप्शन तो 2 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया था, ये 8 नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा 16। क्या 8 दे सकते हैं, नहीं। और यहाँ भी सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको एलिमिनेट किया। चलते हैं आगे की तरफ। ऐसा ही आप लोग सोचते रहिए, बनाते रहिए, जुड़े रहिए पैराडॉक्स के साथ। पैराडॉक्स आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने वाला है, जो अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप अगर फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होती है, अगर बिंब का प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, ऋणात्मक, अर्थात जो प्रतिबिंब बना रहा है भी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव वैल्यू क्या दिखलाता है, दाहिना तरफ बनेगा कि बाएं तरफ, तो आप जवाब आएगा कि जिधर वस्तु होता है उधर अगर प्रतिबिंब बनाता है तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। और जिधर वस्तु है उधर अगर प्रतिबिंब बनाना था, क्या समतल दर्पण होगा, नहीं। क्या उत्तल दर्पण होगा, नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा राइट तरफ बनाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट हो गया मतलब उत्तल और समतल नहीं होगा, तो बच गया क्या, अवतल। क्या बचा, अवतल। और अवतल में जो हमारा उल्टा मतलब निगेटिव बनाता है वो वस्तु की ओर बनाता है, और वस्तु की जब ओर बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्या होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या सीधा होता है कि उल्टा, तो याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और उल्टे प्रतिबिंब को जब हम पर्दा पर प्राप्त करेंगे तो वो सीधा होगा, अर्थात यहाँ पे वास्तविक और उल्टा आएगा। तो वास्तविक उल्टा आएगा मतलब आभासी, तो ऐसे ही कम आभासी जो प्रतिबिंब बनाएगा ये समतल दर्पण उत्तल दर्पण में होता है, तो आभासी तो ऐसे ही कट गया। बचा 2 ऑप्शन, इसमें से सीधा वास्तविक कभी नहीं बनाता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब ऑप्शन हमारा क्या चले जाएगा, फर्स्ट चले जाएगा। क्यों हम बताएं, क्योंकि जब भी हम अवतल दर्पण में बनाते हैं प्रतिबिंब को तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये आभासी बनाता है दर्पण के पीछे, लेकिन फोकस से और जब इधर की ओर बढ़ेंगे, फोकस से जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा क्या होता है, दर्पण से नीचे की तरफ बनाता है इसका प्रतिबिंब, और क्या बनाता है, वास्तविक। वस्तु से इधर वस्तु की ओर अगर इधर वस्तु रखे इधर की ओर बना रहा है तो वास्तविक बनाएगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनाता है, अर्थात यह कैसा होता है, उल्टा होता है। आपको क्लियर हो गया होगा ये भी पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हम लोग का कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो सबको मालूम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख मीटर जो होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 3 लाख को हमने बताया था वहाँ पे जब पढ़ाए थे, तो मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर दिया हुआ तो कैसे होगा, या अगर सीधे 3 लाख दिया होता है कैसे होगा, उसके बारे में डिटेल से हमने वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का बता दिया है, जाके वहाँ पे देखिए अगर नहीं देखे तो। और क्वेश्चन बनाने से पहले क्या कीजिए, किसी भी थ्योरी को अच्छी ढंग से समझिए, और यही काम हमने क्या किया, आपका ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड ये मतलब उसमें बताया कि हाँ क्या क्या चीज़ एनालाइज होने वाला है, कैसे होगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको भी जाके देखिएगा, नहीं देखे तो क्या कीजिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, सारा ऑप्शन मिल रहा है 3 3 3, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ पे, तो सब जाएंगे इस पे यूनिट पे। यूनिट देख रहे हैं कि यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है, चाल। यहाँ पे हम प्रकाश की चाल माप रहे हैं, और चाल जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड किसमें है, ये हमारा दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड किसमें दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, ये नहीं होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड है, नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। अगर ये भी नहीं ऑप्शन रहता तो हम जाता डी में, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है हम लोग का परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, तभी हमने बताया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें कि परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम तो कहता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। लेकिन यहाँ दूसरा नियम कहता है कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है।
तो आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा मिल गया। परावर्तन का अपवर्तन का नहीं होता है, ये नहीं होगा। आपतन कोण विचलन कोण नहीं होगा, मतलब तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। अगर दो ऑप्शन का ही मिल जाता, इधर भी देता, अगर मान लीजिए परावर्तन इधर दे रहा है, आपतन इधर दे रहा है, तो यह भी होता, और ऑप्शन सी में दे देता कि दोनों। इसलिए पहले चारों ऑब्जेक्टिव को पढ़िए ध्यान से और फिर आंसर आप दीजिए, क्योंकि गड़बड़ में क्या हो जाता है, हड़बड़ में गड़बड़ होती है, ये तो बात आपको याद होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आगे बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह। अगर हम बोल रहे हैं सर्च लाइट के बारे में, अर्थात जो खोजने वाला होता है व्यक्ति, वह क्या करता है, सर्च लाइट लेके जाता है। तो लाइट जब बात आई तो यहाँ क्या बगल के चीज को खोजेंगे, नहीं, क्या इतना प्रकाश तो नहीं फैलाना, दूर की चीज को खोजना है। और दूर कौन जाके ये बिंदु पर, अगर लाइट यहाँ से आ रहा है तो लाइट अगर यहाँ से आता है तो वो दूर जो भेजता है एक बिंदु पर जाकर फोकसित करता है, वह काम किसका होता है, क्या उत्तल का, नहीं, उत्तल का नहीं होता है। उत्तल क्या करता है, वो फैला देता है, ठीक ना। उत्तल को, दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी भी बोलते हैं, और अप मतलब फैला देना, तो वो फैलाएगा नहीं। हमको क्या चाहिए कि अगर यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं तो आपके पास पहुंचना चाहिए। अगर यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं तो आपके पास अगर पहुंच रहा है, इसका मतलब दूरी तय कर रहा है और उस बिंदु की चीज को हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ से कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को दूर ले जाकर वो एक बिंदु पर मिलाता है, और मिलाने का कौन कम करता है, अवतल, ठीक ना, अवतल करता है, समतल नहीं होगा। आगे हम चलते हैं। आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम डील करते जा रहे हैं, क्वेश्चन जो है उसको डिटेल्स में, तो घबराइए नहीं, फिर से क्या कीजिए, इसको समझिए। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे नहीं समझे तो वीडियो को फिर से रिकैप कीजिए, उसके बारे में पूरा फिर देखिए, फिर आगे बढ़िए। चलते हैं। यह अगला बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जो आईना होता है ना, वही हमारा समतल दर्पण है। वो हमेशा क्या बनाता है, आपका सीधा चेहरा का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब आप चेहरा देखते हो सीधा दिखता है तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और दर्पण के पीछे ऐसा लगता है कि दर्पण के आगे बन रहा है, नहीं, दर्पण के पीछे बनता है। अर्थात हम सीधे खड़ा रहते हैं दर्पण लेकर और पता चलता है कि पीछे हमारे जो है एक इमेज बना है। तो दर्पण के जो पीछे बनता है वो झूठा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, झूठा, अर्थात काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। और जब वास्तविक नहीं होगा मतलब ए और बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा क्या कहलाता है, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया था कब का, 2015 का क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है, उस दर्पण को क्या कहते हैं, और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर दिया हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज गोलीय दर्पण क्या है, तो याद रखिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। कैसे बताएंगे कि क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि आप क्या करें, बुक का लिखे ही, बुक का नहीं। जब भी क्वेश्चन लिखिए अपने मन से और सटीक जवाब दीजिए, जो आपको अगल बगल की भाषा से जोड़ता है, ताकि जो यहाँ पे चेक करने वाला हो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको बेहतर नॉलेज है, ऐसा उसको पता चलना चाहिए कि आपने जो लिखा है अपने मन से लिखा है और आप जान रहे हैं साइंस के बारे में कि साइंस होता क्या है, तो आपको एक बेहतर वहाँ पे मतलब नॉलेज मिलेगा और उसके बारे में लिखेंगे। इसलिए दिया रहता है क्वेश्चन के सबसे ऊपर पृष्ठ पर कि विद्यार्थी जो है ये प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दे। तो चलते हैं, यहाँ पे हम बताएंगे क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखा जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो है स्मार्ट नोट्स दे रहे हैं, उस स्मार्ट नोट में क्या किया जाएगा, आपको सिलसिलेवार तरीके से और बेहतर ढंग से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे आप अपने ढंग से नहीं बना पाते हैं, लेकिन मुझे अंतर विश्वास है कि आप जरूर बनाइएगा जब एक बार हम बता देंगे तो। अगर फिर भी नहीं बनाते हो तो उससे स्मार्ट नोट्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वो हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों की, कि जो भी जिसको परेशानी होगी वहाँ पे वो देख सकता है। तो चलते हैं, पहला गोलीय दर्पण क्या होता है। हम बताए थे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका एक परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोला है यहाँ पे, तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, अगर बीच का ये हम भाग ले ले इस परावर्तक पृष्ठ के बारे में, तो अगर परावर्तक पृष्ठ के बारे में बोल रहे हैं उसका एक तो क्या होगा, खोखले गोले का भाग होगा। अर्थात इसको जब बीच से काटेंगे ना, ये बीच से अगर हम काट रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए खचक से काट दिए यहाँ पे कैंची से, और जब काट दिए इसका मतलब ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ ऐसा बन गया। तो ये क्या हुआ, गोला का एक भाग हो गया ना। तो यह यहाँ से बनता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जो एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, आगे बोल रहा है कि अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमने बताया है कि अगर फोकस दूरी के बारे में पूछे तो याद रखिए उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात गोलीय दर्पण यहाँ लिखेंगे, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सबसे पहला चीज क्या क्या लिखना है, तो इसका आंसर हमने बताया क्या होगा। दूसरा इसमें लिखना है कि गोलीय दर्पण वक्रता
कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और फिर इस तरह से यहाँ पे आप सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या 20 है और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा उसका 10 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है क्या होता है, फोकस वो आधा होता है फोकस वक्रता त्रिज्या का। तो हमारा फोकस निकल के आया कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ये जवाब आपका लिखना होगा। उसमें किसके कहते हैं, क्या है उसका मतलब पॉइंट, पहले इतना दर्शाना होगा, फिर आप जो निकाल के लाएगा उसके बारे में नीचे वर्णन कर सकते हैं कि यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। आगे की तरफ चढ़ते हैं, आगे क्या करता है उसमें, इस पॉइंट के बारे में क्यों कहे कैसे कहें, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है, उसमें क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित का कारण बताना है। ये देखिए सवाल, यहाँ से क्या हो गया, तांता लगा हुआ है 2011 में, 15 में, 16 में, 17 में, 20 में, लगातार ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित का कारण बताना है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अभी हमने बताया कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें आप पोल और फोकस के बीच अगर किसी वस्तु का रखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है। इसीलिए जब हम अपना चेहरा ऐसे रखकर और क्या करेंगे, शेविंग करेंगे, तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो भी चीज चेहरा वो क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा और स्पष्ट हम लोग क्लियरली उसको शेविंग कर सकते हैं। तो बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाने के लिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों बताए थे ना कि जब ये हम दर्पण बना रहे हैं अवतल, इसका मतलब ऊपर का भाग क्या करेंगे, इसको हम पेंट कर देंगे। अगर ये हमारा फोकस हुआ और ये हमारा सेंटर, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बोले कि पोल और सेंटर के बीच में कोई वस्तु को रखना है, तो यहाँ हम रख रहे हैं। तो बताए थे कि इसके हेड से 2 किरणें निकलेगी, एक दर्पण से टकराकर किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, और दूसरा बताया थे किससे होकर जाता है, तो सेंटर से होकर जाता है। ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं पे अनंत पे जाके कटेगा, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा के देखें और पीछे पता चला ये इस बिंदु पे आके कटा, अर्थात इतना छोटा जो है वस्तु का प्रतिबिंब ये इतना बड़ा बना रहा है। तो छोटा वस्तु का ये प्रतिबिंब बना रहा है किसके किसके बीच रखने पर, तो पोल और ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर। इसीलिए हम लोग हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये दर्पण हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये 2020 और 2019 लगातार, अर्थात पिछले बार भी पूछा है और 19 में पूछा है। और ये क्लियर कर लीजिए यहाँ से कि आपको अंदाजा हो गया होगा, इस बार भी हो सकता है, पूछ सकता है। अर्थात ये जो क्वेश्चन होती है हमेशा किसी न किसी वर्ष में रिपीट होते रहती है, इसलिए सारा जो क्वेश्चन है उसका एक एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको ध्यान से समझिए क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपके लिए भी ये बेहतर सिद्ध होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि हम बताएं अभी कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात पीछे आने वाली गाड़ियों का भी क्या कर सकता है, उस पर जो आईना हम लगाए हुए दर्पण लगाए हुए हैं उसमें वो दिखाई देगा और उसका क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है, अर्थात बड़ा होता है। तो अगल बगल का और पीछे का दूर का वो प्रतिबिंब क्या कर सकता है, देख सकता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमने जो बोला उसका आंसर आप इसी को भाषा के रूप में बनाकर कॉपी में लिख सकते हैं। ये हमारी अपनी भाषा हो गई, इसी को अपनी भाषा में उत्तर देना कहते हैं। चलते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था और जब बताए थे हम थ्योरी में तो वहाँ भी इसके बारे में वर्णन किए गए थे कि सोलर जो होता है कुकर, उसमें अवतल दर्पण जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो सब प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करके और एक बिंदु पर भेजता है, और इस बिंदु पर उसका प्रकाश का पूरी बहुत बड़ी मात्रा होती है। जब बड़ी मात्रा हो जाएगी वहाँ से जब पूरा मात्रा का यहाँ से बोध होगा, जैसे कि कोई भी चीज को एक छोटा सा जैसे तिल्ली जला रहे हैं तो उसमें कम उष्मा निकलेगी, लेकिन अगर उस उष्मा से खाना पका सकते हैं नहीं, अगर उस उष्मा से खाना नहीं पका रहे तो खाना पकाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ बड़ा चाहिए। कुछ बड़ा जब होगा तो बड़ा मात्रा लाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाला बनाते हैं और उसको फिर हम लोग खाना उसे पकाते हैं। तो जब कभी हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो सोलर कुकर जो होता है उसमें कुकर की बात किया जा रहा है। तो क्या कुकर में हम छोटा से ये बना रहे हैं, छोटा से हम अगर मान लीजिए कि ये बता रहे हैं कि तिल्ली से जो माचिस की तिल्ली हुआ क्या उससे खाना पकाएंगे, नहीं। तो सोलर कुकर क्या करता है कि सोलर में अवतल दर्पण लगा होता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या करेगा, उस सारा प्रकाश को यहाँ से लाकर एक बिंदु पे इकट्ठा करेगा और फिर वहाँ पूरी मात्रा में हम लोग को ज्वाला मिलेगी और क्या होगा, वहाँ पे ताप बढ़ जाएगा, अर्थात खाना पकेगा। तो याद रखिएगा, इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में कैसे हम लोग बनाएंगे। तो जो हम चीज़ बोले उसको आप अपनी भाषा में, और ये काम आपको करना है क्योंकि हम एक मेहनत करने के लिए बताएंगे कि इस तरह से करना है, लेकिन वो मेहनत क्या कीजिएगा आप, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है उसको ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करता है, वो बड़ा बनता है, तो टीचर का जो होता है
30% अगर हेल्प है तो 70% उसका होता है। अगर 10% टीचर का हेल्प है तो स्टूडेंट का 90% होना चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, सक्सेस करेगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगर पूरी तरह से टीचर पे आश्रित हैं तो क्या होता है कि हमें वो तो चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के ऐसे, लेकिन क्या होगा अगर उस उंगली पकड़ के हम चलना सीख रहे हैं, उस मार्ग पे जा रहे हैं, तो जरूरी है कि हम क्या करें, मार्ग को विस्तृत रूप से जानकारी लेते चले। अगर हम इधर उधर देखेंगे तो क्या होगा, रास्ता फिर भटक पड़ेंगे और यहाँ पे हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ हम बता रहे हैं, क्वेश्चन का एनालाइज कर रहे हैं, उस एनालाइज को अपने मन में बैठाइए कि हाँ इस तरह से सर बोले, और उसको अपनी जो है भाषा में नोट्स में लिखिए। फिर भी हम बोले हैं कि आप लोगों को स्मार्ट नोट्स मिलेगा जिसमें पूरी जानकारी दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन पहले अपने से स्टार्ट कीजिए जब हम इसका आंसर बोल रहे हैं। तो ये कब कब पूछा गया है, 2020 और 2018 में, पिछले बार भी पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 2 साल गैप करके फिर इस बार पूछेगा। तो हो सकता है इसका नोट्स जितना है उसको करते जाइए और बनाइए। आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम की प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखिए। कहाँ पे रखा गया है, ये बोल रहा है उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पे। प्रधान अक्ष कहने का मतलब होता है कि कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ वर्णन नहीं किया कि फोकस पे रखना है, फोकस के बीच रखना है, चाहे कहीं। तो ये हमारा जो है उत्तल है, क्या है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु को लेफ्ट की तरफ रखा जाता है, ये तो क्लियर हुआ ना। अवतल रहता है तब उसको फोकस के बीच जहाँ पे भी रखना पड़ता वहाँ रख सकते थे, लेकिन जब उत्तल का है इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया, या तो पोल पर होगा, 3 ही प्रतिबिंब बनाए थे ना उसमें उत्तल दर्पण में, एक पोल पे बनता है, एक पोल और अनंत के बीच, ये हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। अगर हम ये पोल बना दिए तो इधर हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ये सी सेंटर होता है। अगर हम यहाँ पे बोले क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि आगे ऐसा बनाएंगे गोला तो इधर ही इसका सेंटर होगा और यहाँ फोकस होगा। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ बताएं कि ये पोल है, इस पोल और ये अनंत है, या तो वस्तु को हम पोल पर रखेंगे, पोल या अनंत के कहीं बीच में कहीं भी रख सकते हैं, या अनंत पर, 3 ही प्रतिबिंब बनाता है। तो बोला है कि प्रधान अक्ष पे रखना है उसको, और उस बीम का प्रतिबिंब क्या, एक किरण आलेख खींचना है। तो बताएं कि इसके मुख हेड से जो है कितना किरणें निकलेगी, 2। एक दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, इस तरह से वो परावर्तित कर देती है, तो या तो फोकस से होकर जाती है, नहीं तो जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ क्या है, उत्तल दर्पण है, यहाँ कटा नहीं, ऊपर की तरफ भेज दिया तो इसको आगे मुड़ा तो लग रहा है कि फोकस होकर आ रहा है। और दूसरा को कहाँ से भेजते हैं, तो दूसरा जो किरण होता है हम लोग को, उसको भेजा जाता है हम लोग का सेंटर से, और सेंटर कहाँ पे है, हमारा यहाँ, अर्थात इससे जाकर जाएगा ऐसे, और जाने के बाद ये क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, अर्थात जो कट रहा है बिंदु हमारा यहाँ पे कट रहा है। तो यही चित्र को क्या करना था, एक किरण आरेख खींचना था, जो कि हम यहाँ पे क्या किए, किरण यहाँ पे दिखा देंगे कि ऐसे जा रहा है और यहाँ से परावर्तित हो गया, फिर यहाँ से इसको भेजेंगे ऐसे, जो जाके यहाँ पे कटेगा। यही की तो किरण आरेख दिखाना है, इसमें कुछ करना नहीं है, और इसी के लिए आपको क्या होगा, नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं, और बोल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, आकार बताना है, और किस स्थान बनाना है उसमें। तो जब ये बना दिए तो आपको निकल गया होगा प्रतिबिंब कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे, अर्थात पोल और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगा वो पोल एंड फोकस के बीच हो जाएगी। पोल और फोकस के बीच बना रहा है, कैसा बना रहा है कैसा बना रहा है, तो यह बना रहा है हम लोग का वास्तविक या काल्पनिक। तो अगर दर्पण के इधर जिधर वस्तु रखा हुआ उधर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है, लेकिन ये दर्पण से जस्ट पीछे बना रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है उसका आकार। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन वो प्रतिबिंब इतना छोटा बना रहा है, इसलिए इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा। और उत्तल दर्पण का जो है साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि बड़ा गाड़ी जो होगा ना, 10 चक्का 20 चक्का और 2 तल्ला वाला बड़का जो बस होगा, उसका भी आप साइड में देखेंगे ना मोटरसाइकिल में, उसका भी वो क्या करेगा, प्रतिबिंब ला के उसमें बना देता है, ताकि पता चले कि पीछे आपका जो है वो जो है आ रहा है बड़ा बस। तो यहाँ भी छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और जब छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो पूछ रहा है कि स्थान। क्लियर हो गया आपको, प्रकृति कैसा होगा, आकार और स्थान। तो प्रकृति यहाँ पे आ जाएगा, कैसा बना रहा है, तो वास्तविक या काल्पनिक, तो काल्पनिक होता है। और स्थान पूछ रहा है तो पोल और ध्रुव और फोकस के बीच, और आकार पूछ रहा है तो क्या होगा, छोटा। समझ में आया, इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, आगे बोल रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नई कार्तीय चिन्ह को परिभाषित कीजिए। कार्तीय चिन्ह कहने का मतलब होता है चिन्ह परिपाटी। 2018 में क्वेश्चन पूछा था, तो 2018 में जब क्वेश्चन पूछा तो इसको लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये है, क्या है, सो देखिए
यहाँ पे हम बताएं कि हमारा पोल, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है जिसे पोल ध्रुव माना जाता है, ध्रुव से दूरी मापा जाता है। उसमें ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी जो होता है यह क्या हो जाएगा, ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी पॉजिटिव होता है, अर्थात लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में आने वाली जो किरणें होती है उसको धनात्मक मानते हैं, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, अर्थात इधर से प्रकाश आती है ना, इधर जाएगी, अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में मापने वाला जो दूरी होता है उसको धनात्मक मानते हैं। उसके विपरीत क्या होता है, ऋणात्मक। ये मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से नीचे की दूरी को ऋणात्मक मानते हैं। इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्टता, मूल बिंदु से नीचे की दूरी, मूल बिंदु से नीचे की दूरी जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापा गया दूरी क्या होता है, तो यह धनात्मक होता है। यहाँ पे लिख सकता है आपतित प्रकाश की दिशा में मापा गया दूरी धनात्मक होती है, और यहाँ पे विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसी तरह से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स में इस चीज को वर्णन करना है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं उस चीज को आप वर्णन कीजिए। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी यहाँ पे स्पष्टता धनात्मक होती है। ये आपतित प्रकाश की दिशा में आने वाली किरणें जो होती है वो धनात्मक होती है, विपरीत दिशा में जो होता है ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से नीचे की दूरी ये होता है। इस चीज के लिखने के बाद ये फिगर को क्या कीजिए, नीचे दर्शा दीजिए। आपका आंसर पूरा कर जानते हैं कि करेक्ट होगा, ये इसमें कोई दोरा नहीं है। पहले लिखिए कि नई कार्तीय चिन्ह क्या है, और ये इतना चीज को लिखिए कि आपतित प्रकाश की दिशा में आने वाली किरणें जो होता है उसका धनात्मक होता है, विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं और ऊपर की दूरी धनात्मक। और इस फिगर को क्या कीजिए, नीचे बना दीजिए, ये एक्यूरेट सही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बोल रहा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन मतलब बतलाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। अर्थात हम यहाँ पे बताएंगे कि आवर्धन किसको कहते हैं, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन जो होता है उसको m से डिनोट करते हैं, और h' होता है। अर्थात यहाँ पे बोलेंगे कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको भी बोलते हैं, और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। और इसको लिखेंगे कि आवर्धन को m से सूचित करते हैं, और m बराबर h' होता है, बराबर -v/u होता है। इतना दिखा दीजिए, आपका आंसर सही होगा। क्या किए, सो आप समझ गए होंगे कैसे हमने इसमें बताया। आवर्धन तो पहले परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखने के बाद उसको किस चीज से सूचित करते हैं उसके बारे में लिखिए, और फिर इसको वर्णन नीचे कर दीजिए। ये सब जो है आपको 2 या 3 नंबर का सवाल सारा पूछा है इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में। कब पूछा है, 2017 में। और 2 और 3 नंबर का सवाल जो होता है हम लोग लगभग 3 से 4 लाइन में उसको लिखते हैं, और जो उसका वर्णन करने के लिए कहेगा, मतलब फार्मूला देने के लिए कहेगा, तो उसको डीपली वर्णन करेंगे नीचे इस तरह से निकाल कर। अगर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 23 नंबर सवाल है। इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वह क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, निगेटिव होता है, त्रिज्या r है। तो यहाँ पे दिखाना होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो r/2। और r/2 जो होता है उसको निकाल के दिखाएंगे कैसे, जैसे हमने बताया था कि ये r/2 क्यों होता है। अवतल दर्पण बनाना होगा, और इस बिंदु पर ये क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को फोकस और सेंटर मान के बनाएंगे, ये हमारा ध्रुव होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों आता है r/2, इसका वर्णन हम पीछे जो है चैप्टर में जब पढ़ा रहे तो वहाँ पे डीपली वर्णन किए हुए हैं। बस उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, और फिर कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का, अगर यही प्रश्न आपको अगर 2017 में एग्जाम देते तो क्या आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगर यही प्रश्न अगर 2021 में आ रहा है, तो अगर वो आप वीडियो देख चुके हैं, अगर अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सही आ रहा है, तो एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो क्या आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अपना में कॉन्फिडेंस जगाइए, कॉन्फिडेंस हाई कीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो बताएं कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को आपको भी जवाब होगा कि 2 नियम होता है। क्या क्या होता है इसके बारे में हम पीछे ही बताएं कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों होता है। फिर आपतन का कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। दोनों को क्या करना है, इसमें लिख देना, और कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण सीधे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला 2 ही दर्पण होता है। एक तो हमारा उत्तल, यह हमेशा काल्पनिक बनाएगा, ठीक ना, और दूसरा क्या होता है, समतल।
अर्थात लिखेंगे कि दो दर्पण जो होता है, एक समतल और एक उत्तल, दो ही दर्पण है जो हमेशा वस्तु का कैसा बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल की जहाँ बात आती है तो अवतल में दोनों प्रतिबिंब बनता है। अर्थात इसको बारे में बोले तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसके बारे में सीधे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा दर्पण अगर बनाता है सीधे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण हमेशा बनाता है और उत्तल दर्पण बनाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पे रखे कि उसका समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसको हम बताएंगे कि अवतल दर्पण के किस बिंदु पे रखते हैं, तो दो ही बिंदु पर हम लोग का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो यह जब ध्रुव पर किसी वस्तु को रखेंगे तब उसका समान साइज प्राप्त होगा, जब ध्रुव पर रखेंगे तब और सेंटर पर रखेंगे तब। तो यहाँ से पूछता है कि अवतल दर्पण के कहाँ सामने जो है वस्तु को कहाँ पे रखें, तो एक आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे तो उसको समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और दूसरा सेंटर पे रखेंगे तब उसका समान साइज का, अर्थात दो जो होता है दो ही बार, एक पोल पे ध्रुव पर और सेंटर पे दोनों पर रखेंगे तो उसका समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये कब पूछा गया था, ये 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का बोल रहा है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो बताए थे पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, कि जब ये जो है पार्श्विक विस्थापन, ये सेकेंड चैप्टर का आ गया है। पार्श्विक विस्थापन जो है हम लोग का अपवर्तन में पढ़ना है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपवर्तन में है उसमें हम बताएंगे। लेकिन समझ लीजिए क्या होता है, बताए थे कि जब दो माध्यम होता है, दोनों माध्यम जब चेंज होता है ना, ये मान लीजिए कि पहला माध्यम है दूसरा माध्यम है, तो जब माध्यम चेंज होता है तो क्या होती है, प्रकाश अगर यह सेम माध्यम में रहता है, अगर यहाँ हवा है नीचे भी हवा रहता है तो ये सीधे निकल जाता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किंतु माध्यम चेंज होने की वजह से प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन, यहाँ से मुड़ जाती है, और जो मूर्ति है ये है अपवर्तन हो जाता है इसका, और इसी को घटना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बताएं कि ये दोनों बीच होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलेगा। ये सीधे आ रहा था आपतित की प्रकाश की किरणें, लेकिन क्या हो गया, माध्यम चेंज होने की वजह से जल मान लीजिए ऊपर हवा है चेंज हो जाती है, तो यहाँ से क्या होती है, ऐसे इस पर आएगी और यहाँ से मुड़ जाती है। तो ये आपतित प्रकाश की किरणें जब यहाँ रही थी तो यहाँ पे आएगी, और ये निर्गत किरणें जो होता है दोनों के बीच की जो दूरी होता है ना, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये सेकेंड चैप्टर का है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है इसको, सेकेंड चैप्टर का है, इसमें आ गया है, तो इसके बारे में भी हम विशेष जानकारी दे दिए। चलते हैं, यही हमारा पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट क्या, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है, अभी बताएं हम इसके बारे में, 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि गोलीय दर्पण जो होता है उसका फोकस वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। संबंध बताना है तो इसको क्या करेंगे, हम फिगर बना के बताएंगे। गोलीय दर्पण या तो अवतल ले लेते हैं, नहीं तो उत्तल लेंगे। और बताएं कि क्वेश्चन पीछे भी अभी एक बार रिपीट कर चुके हैं, इसको कैसे आता है इसके बारे में हम विशेष रूप से वर्णन कहाँ पे किए हुए हैं, जो हम थ्योरी का लेक्चर दिए थे उसमें, तो वहाँ पे जाके आप बना सकते हैं उसको कि किस वस्तु पे कहाँ से प्रतिबिंब लेंगे और कैसे प्रूव किए, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। चलते हैं, फिर भी यहाँ पे अगर देख लीजिए, ये बता रहा है ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर। ये पूछ रहा है कि फोकस आर क्यू होगा। तो यहाँ से जब कोई किरणें आएगी, समझिए यहाँ भी आपका रिपीटेशन हो जाएगा, जब कोई किरणें आती है किसी वस्तु को कहीं पे रख रहे हैं, ठीक ना, तो उसका जो किरणें आती है क्या होता है, एक वस्तु से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। किससे होके जाएगी, फोकस। और दूसरा को बताया था कि किससे होता है, सेंटर से होके जाता है। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है, इसलिए ये हम एक अभिलंब ऐसे खींचेंगे यहाँ से, ठीक ना। और जब अभिलंब खींचे तो हमारा क्या होता है, दो नियम बना इसमें, पहला और दूसरा क्या है, सो देखिए ये हमारा यहाँ से ये बनाता है कि ये जो दूरी होता है, ये दूरी अर्थात आने वाली किरणें और ये अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, और जाने वाली किरणें और अभिलंब के बीच बना कोण ये परावर्तन कोण आर होता है। दोनों का होगा, इक्वल होगा। और आपने पढ़ा कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसका एकांतर का कोण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ आई है और यहाँ आर है, तो ये आई एकांतर का कोण यहाँ हो जाएगा। जब ये दो लाइन ऐसे खींचे और यहाँ से खींचे, इसका मतलब कि ये जो है ये इधर वाला भाग ऐसे एंगल बना रहा है,
इधर वाला, और ये जो है नीचे वाला इधर ऐसे बना रहा है, तो दोनों एंगल क्या होगा, समान होता है। जब एकांतर का कोण समान होगा मतलब यहाँ पे ये और ये, अब I और R हमेशा समान होता है, तो यहाँ भी I और R है, अर्थात इस सामने का जो होगा भुजा वो ये होगा। ये कोना से देखेंगे तो सामने का ये साइड दिखाई देगा, और इस कोना से देखेंगे तो ये साइड दिखाई देगा। जब दोनों एंगल समान है तो दोनों साइड भी समान होगा। और मान के चलते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उस यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, ये दूरी ऐसे था, एक हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है हमारा पाइप है, पाइप ऐसा गया था, इस पाइप को उठाकर हम नीचे की तरफ रख देंगे तो पता चलेगा ये पी बिंदु पे आके रह गया। तो पी बिंदु पे यहाँ पे कुछ रहा, एम रहा था, ये पी बिंदु कहाँ पे आ गया, एम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। पोल से ये फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और पोल से ये वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। तो यहाँ देखिए ये और ये इक्वल है, तो यही चीज को यहाँ पे उठा के रख रहे हैं, मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जितना मान है वहाँ से यहाँ तक कितना मान है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर लेते हैं तो हमारा ये एफ हो गया, अर्थात एफ प्लस जितना जो दूरी है उतना ही दूरी इसके बराबर है, मतलब इसको भी f लिखेंगे, और यहाँ से पूरा की दूरी क्या हो जाएगा r। तो जब 2f बराबर r आ गया तो f का मान कितना हो जाएगा, r/2, अर्थात यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं। यही चीज को क्या किए थे, वहाँ भी प्रूव किए थे। इतना चीज लिख कर पहले लिखना होगा और लिख के इसको दर्शा दीजिए, आपको पूरा का पूरा आंसर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो काटेगा आंसर। तो कब पूछा गया था, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रहा है तो यहाँ अवतल दे रहा है कि उत्तल दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण कोई भी रहा है उसका निकालने का यह फॉर्मूला होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऊपर लिख दीजिए और इस फार्मूला को स्पष्ट यहाँ पे लिखिए, और फिर क्या कीजिए, वक्रता त्रिज्या की जगह r की जगह 20 लिखे और बटा में कितना लिखेंगे, 2, अर्थात जब इसको काट के आएगा 10 सेंटीमीटर तो उसका फोकस दूरी निकलेगा, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इस चीज़ के बारे में फिर यहाँ पे हम डीपली वर्णन किए। अगला क्वेश्चन की तरफ, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये इतना जो सवाल है 2012 में पूछा गया था, ये जो सवाल हम करवाया, जितना भी ये सवाल अभी हमने किया वो सब क्या हुआ, ये सब किसी न किसी वर्ष में आया हुआ है। और जब किसी न किसी वर्ष में आया हुआ तो इसका डीपली जो वर्णन हम यहाँ पे किए, तो यहाँ से आपको थ्योरी भी कंप्लीट हुआ, साथ में क्वेश्चन का एनालाइज भी मिला। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो के पीछे प्रीवियस करिए, देखिए, उसके बारे में बनाइए। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, लिखने की कोशिश कीजिए अपनी शब्दों में, जब हमने बताया इस चीज़ को, तो नहीं अगर आता है तो फिर हमारा जो प्रारोक्स है वो आपको प्रोवाइड करेगा एक स्मार्ट नोट्स, जिसमें आपको बेहतर लिखने का तरीका दिया जाएगा, और उसके जरिए आप अच्छी से अच्छी जो है नोट्स लिख सकते हैं, एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कुछ नया लेके आएंगे जो अगले वीडियो में। और आप लोग जुड़े रहिए प्रारोक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है बेहतर टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, आप बेहतर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।